Good morning students. Today we are going to start a new chapter of civics, chapter second. चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म. इससे पहले आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट अबाउट टू कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका, जिसमें हमने डिटेल में बात की थी उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में, क्या हुआ था एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम. हमने जब बात की फेडरलिज्म की तो सबसे पहले फेडरलिज्म की मीनिंग समझते हैं. फेडरलिज्म की मीनिंग होती है संघात्मक सरकार. संघ टाइप मीन्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स संघ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यूनियन लेवल और स्टेट लेवल दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों सरकारों के बीच में जो वर्किंग कंडीशन है, उसी को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कनाडा. इट मीन्स कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएसए. इसी तरीके से और बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी तरीके से जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, वो है बोरोड किया गया है, वो लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन पे. इसकी मीनिंग क्या होती है फेडरलिज्म की? फेडरलिज्म की मीनिंग होती है कि गवर्नमेंट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी जब व्हेन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, फेडरलिज्म मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स मींस जैसे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, और इसी तरीके से जो विलेज पंचायत होती है, उसी को डिवीजन ऑफ पावर को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. इट मींस डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, हम बात कर रहे थे फेडरल्स की कि फेडरल के मीनिंग क्या होती है. फेडरल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अमंग द यूनिट्स, यानी डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जो पावर्स का डिवीजन होता है, उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. इस चैप्टर को समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस चैप्टर ऑफ सिविक्स, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था. बेल्जियम में पहले क्या था? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. आपने पढ़ा होगा दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहला होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं. You know what happens in unitary form of government? This type of form of government is found in United States of America and Switzerland. Unitary form of government में क्या होता है कि all the powers are given to the central government and central government can pass order to the states and they will work according to the norms of central government. यानी unitary form of government में सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और जो उसके अंडर में सबऑर्डिनेट यूनिट्स होती हैं उन्हें उनको फॉलो करना पड़ता है. बट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट what happens, the powers are divided. Some subjects are given to the central government and some subjects are given to the state government, and according to these subjects, according to these norms, the specific provisions given into the constitution, they will be authorized to frame their own policies. यानी स्टेट लेवल के जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे स्टेट लेवल पे कानून बनाने का जो राइट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को होगा, और जो सेंट्रल लेवल के इश्यूज होते हैं सेंट्रल इंटरेस्ट के लिए, फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, उस पे कानून बनाने का, उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का राइट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. तो बेल्जियम की बात कर रहे थे. बेल्जियम के अंदर पहले क्या था? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे. लेकिन when they adopted their own new constitution in 1993, so they have adopted a new form of government, that was federal form of government. अब उसके बाद after adoption of federal form of government, the power of central government has been reduced, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कम हो गया और जो रेजिडुअल पावर was divided among the units. डिफरेंट स्टेट्स को उनके पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, यानी पहले उनके स्टेट्स के पास उतनी पावर नहीं हुआ करती थी, बाद में उनके स्टेट्स के पास पावर हो गई. हालांकि पहले भी स्टेट्स थे, यूनिट्स थी, डिफरेंट लेवल की सरकारें थी, बट दे डिड नॉट एंजॉय देयर राइट्स, देयर ओन स्पेसिफिक एरियाज, स्फेयर्स. बट आफ्टर द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे स्टार्टेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट
just opposite of this situation in Sri Lanka, what happened? Sri Lanka continued to be practiced the practical purpose of previous time. Whatever was practiced in Sri Lanka in earlier times, that was continued to the later period. यानी पहले श्रीलंका के अंदर क्या था कि वो जिस तरीके का रूल्स था उसी तरीके की उन्होंने सिचुएशन थी कि जबकि तमिल जो थे, तमिल आपने पढ़ा होगा सिन्हाला और तमिल, सिन्हाला मेजॉरिटी में थे, तमिल्स वर इन माइनॉरिटी, तमिल्स वर ऑफ टू टाइप्स, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, दे वर इन माइनॉरिटी. तो जाहिर सी बात है, ऑल द पॉलिसीज, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन वर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी. सो फॉर दैट देयर वाज एन anger among the people of Tamil, so they demanded for a new provision which provide them equal rights to the Sinhala people. Means यानी जितने राइट्स सिन्हाला के लोगों को मिले हैं उतने ही राइट्स की डिमांड उन्होंने तमिल्स ने कर दी. लेकिन श्रीलंका ने ऐसा कुछ किया नहीं. इसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी, आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे अच्छी इकोनॉमी थी उस वक्त, बट धीरे धीरे वो देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, यानी उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई. आज हम बात कर रहे थे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. फेडरल की मीनिंग के बारे में आपको बताते हैं कि फेडरल की मीनिंग क्या होती है. इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज अ सिस्टम इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनिट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान में पावर्स को डिवाइड किया जाता है. लेकिन फेडरेशन की जब बात करें, फेडरेशन और ऑफ टू टाइप्स. फेडरेशन भी दो तरीके के होते हैं. पहला जो होता है गवर्नमेंट फॉर ऑल द इंटायर कंट्री, फॉर द इंटायर कंट्री, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट विच विल वर्क फॉर द इंटायर कंट्री. यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन सब्जेक्ट्स पे रूल्स एंड रेगुलेशन उस पे काम करने का पूरा राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है. जैसे नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए, नेशनल इश्यूज जो होते हैं उन पे पूरी तरीके से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है. दूसरा जो फेडरेशन का ही दूसरा फॉर्म है गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, यानी दूसरे तरीके की जो सरकार होती है वो उसे स्टेट लेवल की सरकार कहते हैं. जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसे दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दिल्ली की, जिसके अब हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर्स. इसी तरीके से हर स्टेट की अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट सरकार होती है जिसका हेड सीएम और गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं और उसके अलावा मिनिस्टर्स होते हैं. और ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है कि पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं और उन पे कानून बनाने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है. इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं जिन पे कानून बनाने का राइट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है. स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसी, प्राइमरी एजुकेशन की बात खास तौर से की जाए तो द प्राइमरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इनटू देयर मदर टंग. इसी तरीके से पुलिस ऑफ द स्टेट्स, उनके रूल्स रेगुलेशन सारे बनाने का जो राइट है. इसी तरीके से स्टेट हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे से रिलेटेड सारे नॉर्म्स जो बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए बनाए जाते हैं. और बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे डिफेंस का सिस्टम जो होता है दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसी तरीके से और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं. नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे का बजट कितना होगा, कौन कौन से उसके नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ऑल दीज थिंग्स आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम. Now we will talk about the key features of federalism. Okay, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर क्या क्या होते हैं. फीचर मीन्स विशेषता, लक्षण और उसकी खासियत, यानी वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट फीचर दैट इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकारें होती हैं. मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर 3 टियर सिस्टम पाया जाता है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो टॉप लेवल पे पाया जाता है, दूसरा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, तीसरा लोकल लेवल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य की अपनी सरकार होती है. इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में विलेज पंचायत का जो सिस्टम है वो 3 लेवल की सरकार होती है. यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन तीनों यूनिट्स के अलग अलग पावर्स होते हैं, उनके स्फेयर्स अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है. उन्हीं के स्फेयर्स में, उन्हीं की बाउंड्रीज, उन्हीं की लिमिटेशंस के अंदर काम किए जाते हैं. Okay, so these are the 2 or more level of government. These are the features of federal form of government. Now the second feature of federalism, that is different tiers of government, different tiers of
गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। यानी इसमें क्या होता है कि चाहे वो अलग अलग लेवल की सरकार हो, चाहे वो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो या लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, उनका रूल किस पे होगा? वो सारे के सारे लोग इंडियन ही होंगे, इंडियन पे ही रूल करेंगे, भारत के लोग ही होंगे, चाहे वो विलेज लेवल के हो, पंचायत लेवल के हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो या यूनियन लेवल की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन मीन्स जितने भी लेवल की सरकार हो, चाहे यूनियन लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या लोकल लेवल की, उनका जो रूल होता है वो किन पे होता है? वो भारत के ही नागरिक पे होता है। यानी दे रूल ओवर अस, आइदर वी आर लिविंग इन सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल या लोकल लेवल। यानी सरकार हमारे ऊपर जो होती है वो हमें इंडियंस पे ही रूल करती है, चाहे लेवल अलग अलग हो। हाँ, उनके ज्यूरिसडिक्शंस अलग होते हैं, उनके स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स लिमिटेशंस होती हैं कि कौन से मैटर स्टेट लेवल के होंगे, कौन से मैटर यूनियन लेवल के होंगे, कौन से मैटर लोकल लेवल के। एंड दोज मैटर्स विल बी सॉर्टेड आउट बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया, यानी उस एरिया की सरकार के जरिए ही सॉर्टेड आउट होंगे। इसी तरीके से तीसरा फीचर की बात करें, दैट इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल, द ज्यूरिसडिक्शन of respective level, the jurisdiction of respective level government are specified by the constitution, specified by the constitution। यानी ये जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उनके कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ उनके एरियाज हैं जिस पे उनको काम करना है। यानी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज सर्टेन लिमिटेशंस ओवर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट आल्सो इम्पोज सर्टेन लिमिटेशंस ओवर द स्टेट लेवल पावर। इसी तरीके से इट also impose certain limitations over the power of local level government। यानी हर लेवल की सरकार की एक लिमिट होती है, उसका एक एरिया होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, जिस एरिया में जिसके दायरे में उसे काम करना होता है। ओके, सो दीज आर द ज्यूरिसडिक्शन। उनके टैक्सेशन सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका डे टू डे सिस्टम जो होता है, दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now the next feature of federalism is the fundamental provision of constitution cannot be changed unilaterally changed by only one level। यानी constitution के अंदर कुछ ऐसे fundamental provisions होते हैं, कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान होते हैं जो एक लेवल की सरकार के जरिए चेंज नहीं किए जा सकते। उसके लिए टू अमेंड दोज प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन देयर इज नीड ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज करने के लिए स्टेट लेवल की सरकार की सहमति जरूरी होती है। यानी ये डिक्टेटरशिप नहीं है जिसमें यूनिलैटरली कोई भी प्रोविजंस को चेंज कर दिया जाए। किसी भी प्रोविजंस को कुछ ऐसे प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस, जिन्हें चेंज करने के लिए देयर इज नीड ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट, उसकी सहमति होना जरूरी है। ओके, now the next feature of federalism, that is sources of revenue for each level are clearly specified। यानी हर लेवल की गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है, यानी जो आमदनी का जराए है, वो उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज हैं। उस एरियाज से जो टैक्स होगा, टैक्स वसूला जाएगा, वो उसी लेवल की सरकार के पास जाता है। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यानी उनका एक स्पेसिफिक एरिया है जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट, उसी के अकॉर्डिंग, उनकी जीडीपी के अकॉर्डिंग उनको बजट प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि सोर्सेज स्पेसिफाई किए गए हैं। अब अगला फीचर है, इट हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है टू सेफगार्ड द
एंड प्रमोट ओनली ऑफ द कंट्री। मीन्स देश की सुरक्षा और देश को प्रमोट करना मीन्स हाउ टू डेवलप द कंट्री, हाउ टू मेक द कंट्री एडवांस। यानी एक ये पॉइंट कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, दूसरा पॉइंट कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एक दोनों ऑब्जेक्टिव्स इसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं। कैसे, इसका मतलब समझिए। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंग सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, उनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, उनके बजट्स अलग अलग होते हैं, उनकी गवर्निंग सिस्टम अलग है, सरकारें अलग होती हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट का रेशियो होगा वो अलग होगा। इसीलिए देश की जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें दोनों को एक स्पेसिफिक एरियाज बांटे गए हैं कि जब देश जो होगा डेवलप होगा, आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास, यानी हर लेवल पे डेवलपमेंट, हर स्टेट का साथ साथ डेवलपमेंट होगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, इट टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, हर देश हर स्टेट की अलग एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक उनकी विभिन्नता है, तो उस विभिन्नता को, उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से देश को और उस स्टेट को प्रमोट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।